We have the new topic in this chapter and that is the solid state. इधर देखें सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन हमने जब ये स्टार्ट किया था चैप्टर तब मैंने पढ़ा दिया था कि सॉलिड स्टेट क्या होता है मैटर का इन विच दी मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, उनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये सब हमने बात में पहले पढ़ी है। मींस कि हम इसको कह सकते हैं कि दीज मॉलिक्यूल्स आर सॉलिड्स because their molecules are very tightly packed to each other। अब ये जो सॉलिड्स होते हैं इनके दो टाइप्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। एक सॉलिड के टाइप को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरों को हम कहते हैं एमॉर्फस फॉर्म। आई बात समझ में? क्रिस्टलाइन फॉर्म वो सॉलिड्स होते हैं जो कि रेगुलर या फिर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के साथ होते हैं। अब डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मकसद क्या होता है? जब देखो अगर कोई भी क्रिस्टल है, अगर हम उसको तोड़ेंगे तो वापस जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी क्या होगा? वो भी क्रिस्टल ही होता है, वो इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स में कभी भी नहीं टूटता। आई बात समझ में? तो ये जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, कौन सा हो गया? डायमंड हो गया, या फिर जो हमने नमक पढ़ा था टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, ये भी हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं। अगर हम इनको तोड़ेंगे तो अगेन हमें कोई ना कोई क्रिस्टल ही मिलता है, भले वो छोटी साइज का हो, लेकिन अगेन दैट इज द क्रिस्टल। तो हम इनको क्या कहते हैं? ये हमारे होते हैं डायमंड्स। इधर देखो ये जो डायमंड्स होते हैं, डायमंड्स ये वाले, ये मैं वहां पे चलो पढ़ा देता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास ये डायमंड हो गए जिनमें रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है, दूसरे होते हैं एमॉर्फस। एमॉर्फस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। मिसाल के तौर पे ये प्लास्टिक है, इसको हम तोड़ेंगे तो वापस रेगुलर शेप मिलेगी? नहीं, ये रेगुलर शेप में टूटता है। इट मींस कि ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है इसकी। अगर ज्योमेट्रिकल शेप ना हो मॉलिक्यूल्स की तो उनको कहते हैं एमॉर्फस। सिंपल वर्ड्स में जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है ये होता है ठोस सॉलिड, वेरी हार्ड, ओके, और जो ये वाला होता है ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू दिस वन। दोनों का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है, 1000 से ऊपर होता है, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो डायमंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एमॉर्फस। आई बात समझ में? ये दो बस छोटे से एग्जांपल्स आपको याद करने के भाई वी हैव टू टाइप्स ऑफ दी सॉलिड्स, वन आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ द सॉलिड्स एंड अदर वन आर द एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ द सॉलिड्स। ज्योमेट्रिकल शेप अगर रेगुलर हो तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं और अगर वो इरेगुलर शेप हो तो हमारे एमॉर्फस होते हैं। आई बात समझ में? इनका एग्जांपल प्लास्टिक के, रबर है, वगैरह 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 हो गए। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसको कहते हैं एलोट्रोपी। मुझे देखें जल्दी जल्दी से, एलोट्रोपी का मकसद क्या होता है? एक ही कंपाउंड या एक ही एलिमेंट लेकिन उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स होंगे, फॉर्म्स। आई बात समझ में? यानी कि उसकी मुख्तलिफ शक्लें होंगी। अगर उसकी शेप्स अलग अलग हो, चीज एक ही हो, शेप्स अलग अलग हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी होगी एलोट्रोपी। आई बात समझ में? इट मींस के द एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स। अगर वो अलग अलग फॉर्म्स में हमें मिले तो हम उसको कहते हैं दैट इज द एलोट्रोपी। जो उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं हम उनको कहते हैं ये इसके एलोट्रोप्स होते हैं, एलोट्रोप्स। आई बात समझ में? वो देखा है एक इंसेक्ट होता है जो जिस दरख्त पे बैठता है उसका कलर वैसा हो जाता है। बाकी क्या होता है? चलो जो भी है समझ में आ गया ना? अब ये इसके क्या होते हैं? मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स। सही है, ये जो मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं ये होते हैं हमारे एलोट्रोपी। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, हम उधर नहीं जा रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री एंड वी आर डीलिंग इन द नॉन लिविंग थिंग्स। इधर देखो अब मैंने एक एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन। अगर हम कार्बन को पढ़ेंगे, कार्बन को, तो हमें 3 शेप्स में मिलता है। कभी कभी हमें कार्बन मिलेगा डायमंड की शेप में, कभी कभी हमें डायमंड मिलेगा ग्रेफाइट की शेप में, कभी कभी हमें डायमंड मिलेगा पक्की बॉल्स की शेप में। समझे? बोल रही। अब क्या होता है? देखो जो डायमंड होते हैं, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, 1 2 3 और ये 4। सही है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर ये क्रिस्टल होगा तो इसके चारों के चारों बॉन्ड होते हैं, ये दूसरे कार्बन के साथ अटैच होंगे। आई बात समझ में? यानी कि अगर ये डायमंड है तो कार्बन के चारों जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं।
आई बात समझ में? अब चारों अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होंगे कार्बन के तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होता है, बिल्कुल सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, वो हमारा आ गया डायमंड। अगर ग्रेफाइट होता है तो जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इनमें से एक जो है वो बॉन्डेड नहीं होता, बाकी ये भी बॉन्डेड, ये भी बॉन्डेड, ये भी बॉन्डेड। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं? एक फ्री होता है, लेकिन 3 बॉन्डेड है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी सॉलिड की कैटेगरी में आता है, लेकिन कौन से सॉलिड में आएगा? एमॉर्फस में आएगा। आई बात समझ में? अब इधर देखो, डायमंड हमने देखा है एक स्टोन की तरह होता है, वेरी प्रीशियस, और ग्रेफाइट हमारी पेंसिल में जो अंदर पड़ता है जैसे हम लिखते हैं, ये होता है ग्रेफाइट। अब मुझे बताओ, डायमंड और ग्रेफाइट एक दूसरे से मैच होते हैं? ये 10 रुपए की पेंसिल वो तो मिलियंस में मिलेगा अगर वो प्रीशियस यानी कि ओरिजिनल हो तो, ठीक है। उनकी कीमतों में फर्क और उनकी क्वालिटी में और दिखने में तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये भी कार्बन हो ये भी कार्बन। तो फिजिकली भले ही अलग अलग हो, लेकिन अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ये भी कार्बन और ये भी कार्बन होता है। आई बात समझ में? अब इधर देखो, अगर हम बिजली देंगे डायमंड को तो बिजली पास हो जाएगी? नहीं होगी। अगर ग्रेफाइट को दें तो क्यों? अब सुनो, यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है? कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस करंट को इधर लेके जाएगा कौन? कोई नहीं लेके जाएगा। लेकिन जब इधर करंट आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है, ये क्या करेगा? इस करंट को लेके जाएगा और इधर छोड़ के आ जाएगा। आई बात समझ में? तो भाई ये याद कर लो, हालांकि द बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ द कार्बन, दोनों को हम कार्बन कहते हैं, बट डायमंड कैन नेवर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज़ इट डजंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, व्हाइल द ग्रेफाइट हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन सो इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर पेंसिल की नोक को यूं स्विच में डालोगे तो आराम से करंट लग जाएगा। आई बात समझ में? अब हमारे पास लास्ट जो है फॉर्म ऑफ द कार्बन, जिसको हम कहते हैं बकी बॉल्स। फिलिप्स एक कोई साइंटिस्ट था जिसने बकी बॉल्स को दिया था। इसमें होता क्या है? बकी का मकसद होता है हेवी। इसने क्या किया था? कार्बन 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 यूं मिलाता गया, इधर से भी मिलाता गया, इधर से भी, यानी कि कार्बन कार्बन के एटम्स को आपस में मिलाता गया। जब वो 60 कार्बन एटम्स तक पहुंचा, कितने? 60 कार्बन एटम्स तक, तो इतना वजन इसमें बढ़ गया कि ये जो रग्बी का बॉल होता है ना, रग्बी का बॉल, उसकी शेप में ये चेंज हो गया, यानी कि यूं चेंज हो गया, ओ ये यूं चेंज हो गया। आई बात समझ में? जाने के बकी बॉल्स का मकसद क्या हो गया? इट इज बेसिकली the allotropic form of the carbon in which 60 atoms of the carbon are bonded with each other. When 60 atoms of the carbon are bonded with each other, then their shape is changed into the shape of a ball. That's why it is known as the bucky balls. आई बात समझ में? बकी बॉल्स को भले छोड़ दें, उसको आप याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको समझ में आ जाए कि सिर्फ और सिर्फ बकी बॉल्स का मकसद होता है 60 कार्बन के एटम्स आपस में मिलेंगे तो वो बकी बॉल्स होते हैं। ठीक है, जो आपको याद करना है वो करना है डायमंड को और ग्रेफाइट को। इन दोनों से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो मैंने भी बता दिए कि भाई व्हाई अ डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाई ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो मैंने बता दिया। सही है? और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताएं। और ये जो डायमंड है भले ये प्रीशियस हो लेकिन ये पॉइजनियस होता है, आपको पता हो। हाँ, ये पॉइजनियस होता है। अगर ये हमारी स्किन को लग जाए तो इट कैन कॉज द डैमेज। अगर हम इसको थोड़ा सा खा लेंगे, इवन टच भी कर लेंगे तो इट कैन कॉज द डैमेज। जल्दी करें, वो प्रोटेक्टेड होगा। माँ वाली रिपीट तो क्या बुदो, मैं सारा समझा रहा हूँ तो क्या बुदो भाई। सॉलिड स्टेट सर ता के छा मसलो क्यों आज है? छा मसलो का उदारो सॉलिड स्टेट ये सा पढ़िया है यहाँ से, ठीक है। सॉलिड जब टाइसन क्रिस्टलाइन है एमॉर्फस। अगर एक वजह बिल्कुल क्लोज हो जाए, क्लोज में की खबर पानी क्लोज आए जाना है ज्योमेट्रिकल शेप के रिश्तेदार से।
अगर असां उन्हनि खे भञूं त वापसि अगेन असांखे कोई क्रिस्टल मिले त क्रिस्टलाइन फॉर्म, अगर असां उनखे तोड़ियूं ऐं वो वापसि इरेगुलर शेप में मिले तो वो एमॉर्फस। बस इहा निशानी आहे। आई ॻाल्हि सम्झ में? ही यूनान सख्त सॉलिड है, यूनान थोड़ा नरम सॉलिड एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है? क्रिस्टलाइन जे मथां पानी आलींदव त वो पास न थींदो, वही गिरो। हिननि जे मथां पानी आलींदव त थोड़ो एब्जॉर्ब थींदो, एब्जॉर्ब थियो त माने सॉलिड आहे। हिते सॉलिड आहे न, ये एमॉर्फस आहे। इनमें पानी आ रहा अंदर हलो भी तो इनके तोड़ींदव त रेगुलर शेप में गुजरंदो, अंदर भी एब्जॉर्ब नहीं हो। इट मींस के दिस इज सॉलिड बट दिस इज द एमॉर्फस सॉलिड, यानी कि थोड़ा नरम आहे। ये वालो एमॉर्फस आ के हिया जैसे एमॉर्फस आ, यानी कि तोड़ना से इरेगुलर शेप में असान के गलत हो गया। आई गाल समझ में? इधर देखो मिस्री लिखिया, मिस्री क्रिस्टल मान तोड़ी ना वापस मिस्री का आ गया ना, क्रिस्टल का दो ना, तो ये चाहता क्रिस्टलाइन फॉर्म। आई गाल समझ में? हाने ने रिसो पत्ता पहले रिसो एलोट्रोपी माना है इब्लीस, शैतान। चने के जो रूप में करे वो तो शैतान या आई गाल समझ में? सो एलोट्रोपी की माने चाहूं दिया मानू एकड़ो मानू एकड़ो शैतान रूप इलाई के बदल मानू एकड़ो इलाई रूप, अगर इलाई रूप में अचे तो चाहूं दो एलोट्रोपी। सो इट मींस के एलोट्रोपी का मकसद the existence of one element into the different forms। आणि ये देखो जो अलग-अलग रूप ना उनके चलो एलोट्रोप्स या एलोट्रोपिक फॉर्म्स। मिसाल तो कार्बन जा ट्रे रूप ना ट्रे केड़ा-केड़ा डायमंड, ग्रेफाइट है रूप भले अलग-अलग हो जाए, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग-अलग होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होगी। ये कई जाते हैं कार्बन ना कार्बन दिखने में भले ही अलग अलग हो लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी होती है। अब उसमें डायमंड हो गया, डायमंड इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म, ग्रेफाइट इज द एमॉर्फस फॉर्म। डायमंड में कार्बन जा 4 इंच के इलेक्ट्रॉन होना वो बॉन्डेड होता तय करे इलेक्ट्रिसिटी पास न थींदी। ग्रेफाइट में 3 बॉन्डेड होना इलेक्ट्रॉन तो फ्री होगा इलेक्ट्रिसिटी पास थींदी। जने द बकी बॉल्स सिर्फ ऐं सिर्फ जॾहिं 60 कार्बन जा एटम्स पाण में मिलंदा तो उनजी शेप बॉल वांगुरु थी वेंदी आहे। उनखे बस तो नालो ॾिनो हो कि ये बकी बॉल्स हैं, बस ये कुछ भी नहीं। हाँ हेवी हो जाते हैं, लास्ट में बात है 60 कार्बन के एटम्स मिलकर बने होते हैं। ग्रेफाइट एमॉर्फस फॉर्म होता है, जैसे पेंसिल का होता है ये ग्रेफाइट होता है। एमॉर्फस होता है कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन यहाँ पे इसके 3 बॉन्डेड होते हैं, फ्री होता है। अब एक फ्री होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जबकि डायमंड में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं दूसरे एटम्स के साथ। यहाँ से पास नहीं होती, पास करवाने के लिए कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि चार्ज हो, तो हम कुछ भी नहीं होगा लगाएंगे कुछ जो है एक्सिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट मोर देन एक से ज्यादा कोई चीज को कहते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के भी 3 होते हैं, सही है।